नमस्कार बच्चों। यहाँ पर जैसे आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है स्थिर विद्युत विभव। ये जो यूनिट है एक है जो दो पार्ट में बटा हुआ है। अध्याय एक में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर पूरा ये अध्याय फोकस किया हुआ था। जैसे उसमें हमने देखा था कि गॉस के प्रमेय से हम अलग अलग आकार की जो अवशिष्ट वस्तुओं के कारण अलग अलग स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात किए थे। उसी प्रकार इसका जो अध्याय 2 है ये स्थिर विद्युत विभव पर एक फोकस किया हुआ है। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना आवश्यक है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर दो टब है, टब ए टब बी। इन दोनों टबों में पानी भरा हुआ है। ए टब में दिख रहा है जो पानी की मात्रा यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर पानी की मात्रा कम है। यहाँ पर ये पानी ज्यादा है और यहाँ पर पानी कम दिखाई दे रहा है। अब इसको अगर हम सोचे ऐसे दो टबों को अगर हम नीचे में किसी पाइप से ऐसा जोड़ दें तो यहाँ पर हमारे मन में विचार आता है, प्रश्न आता है कि पानी टब ए से बी की ओर बहेगा या बी से ए की ओर बहेगा या फिर पानी नहीं बहेगा। आप इसको प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं, किस प्रकार से इसको करके भी देखा जा सकता है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर अगर इसको इसको टब को एक नली के द्वारा जोड़ा जाए, भले यहाँ पानी ज्यादा है यहाँ पानी कम है, तो सीधे तौर पर हमको ऐसा लगता है यहाँ ज्यादा पानी है तो यहाँ से पानी यहाँ टब बी की ओर जाएगा, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ भले पानी की मात्रा कम है लेकिन पानी यहाँ इस टब से टब ए की ओर पानी बहता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं ऊपर वायुमंडल का दबाव होता है। तो ये जो पानी का तल है यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव है, यहाँ पर भी वायुमंडलीय दबाव है जल की सतह के ऊपर। अब यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो तल है टब बी का जो पानी का जो तल है इसकी ऊंचाई को अगर देखें तो ऊंचाई ज्यादा है। तो यहाँ पर जो पानी का जो दाब है यहाँ पर दाब अधिक है और यहाँ पर तल नीचे होने के कारण यहाँ पर कम दाब है। तो इस प्रकार हम इस उदाहरण में देखते हैं कि जो पानी का जो बहना है वो पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। यानी हम सीधे तौर पर ऐसा नहीं बोल सकते कि जहां पानी अधिक होगा वहां से जहां पर पानी कम होगा उस ओर पानी बहेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि ये एक अन्य कारक पर निर्भर करता है और वो कारक होता है दाब। जल का बहाव हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर होता है। तो ये यहाँ पर अधिक ऊंचाई पर होने के कारण दाब अधिक है और यहाँ पर ऊंचाई कम होने के कारण कम दाब है। तो टब बी से टब ए की ओर पानी बहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि पानी का जो बहना है वो निर्भर करता है दाब पर। हमेशा पानी अधिक दाब से कम दाब की ओर बहता है। एक अन्य उदाहरण हम देखें। जैसे मान लीजिए दो हम अलग अलग वस्तुओं की बात करें। जैसे एक वस्तु है और एक ये दूसरी कोई वस्तु है। अब मान लीजिए हम इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के लिए हम इसको ऊष्मा देते हैं, इसको भी ऊष्मा दे रहे हैं। इसको मान लीजिए हमने ऊष्मा जितना दिया तो ये आकार भी इसका बड़ा है, अधिक इसको ऊष्मा दिए तो इस पर मान लीजिए ऊष्मा अधिक है, अधिक ऊष्मा इसको हमने दिया और इसको कम ऊष्मा हम लोग दिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आकार बड़ा होने के कारण अधिक ऊष्मा देने के बावजूद भी मान लीजिए कंडीशन ऐसी है कि इसका जो टेम्परेचर है, ताप, इसका ताप और इस वस्तु का ताप यहाँ पर कम ऊष्मा देंगे कि इसका ताप अधिक हो गया है और इसको अधिक ऊष्मा देने के बावजूद भी इसका ताप कम ताप है। तो यहाँ पर इस स्थिति पर विचार करें कि दो अलग अलग वस्तुएं हैं, एक पर अधिक ऊष्मा है लेकिन उसका ताप कम है, इस पे कम ऊष्मा है लेकिन इसका ताप अधिक है। ऐसी दो वस्तुओं को जिस प्रकार हमने दो टबों को हम जोड़ा था वैसे इन दोनों को आपस में पास पास लाके टच करें तो हम देखेंगे एक वस्तु से ऊष्मा दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। तो क्या अधिक ऊष्मा वाली वस्तु से कम वाली ऊष्मा वाली वस्तु की ओर ऊष्मा जाएगी या फिर कम ऊष्मा वाली वस्तु से अधिक ऊष्मा वाली वस्तु की ओर ऊष्मा जाएगी? तो
तो याद रखिए ऊष्मा का जो प्रवाह है ये ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि ये निर्भर करता है एक अन्य कारक जिसको हम नाम देते हैं ताप। जिस प्रकार यहाँ पर पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, दाब पर निर्भर कर रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर ऊष्मा का जो प्रवाह है वो ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर न करके एक अन्य कारक ताप पर निर्भर करता है। तो हमेशा ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर देखिए ऊष्मा कम है लेकिन ताप अधिक है, तो यहाँ से ऊष्मा यहाँ तक जाएगी। तो ये तो हमने देखा कि पानी का बहाव हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर होगा, ऊष्मा का जो प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर होगा। लेकिन ये कब तक होगा? तो याद रखिए जब तक इसमें दोनों का दाब समान न हो जाए, अर्थात दोनों का तल बराबर न हो जाए। इसमें कब तक ऊष्मा प्रवाहित होगी? जब तक कि दोनों का ताप बराबर न हो जाए। तो जैसे ताप बराबर हो जाएगा तो इसमें भी ऊष्मा का बहना बंद हो जाएगा। तो जिस प्रकार इन दो उदाहरणों में देखे हमने कि पानी का बहना, ऊष्मा का बहना ये अन्य कारकों पर निर्भर करता है, इसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे कि आवेश का बहना किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आवेश के बहने की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए एक हमारे पास कोई आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु है तो इस पर हम इस प्रकार से आवेश दिखा दें। यहाँ पर भी और आवेशित वस्तु हम ले लें। ये हमने केवल उदाहरण के लिए लिया हुआ है कि इस पर भी धनावेश है, इस पर भी धनावेश है। हो सकता है दोनों पे ऋणावेश भी हो सकता था, एक पे धन दूसरे पे ऋण भी हो सकता था। तो अगर हम इस प्रकार से दो आवेशित वस्तुओं को देखें तो यहाँ पर भी हो सकता है किसी पे अधिक आवेश है, किसी पे कम आवेश है। तो क्या आवेश का बहना यानी दो वस्तुओं को अगर हम जोड़ दें तो अगर हम जैसा हमको मालूम है कि आवेश किस में बहता है, हम इसके लिए चालक तार का प्रयोग करते हैं। तो अगर इन दोनों आवेशित वस्तुओं को किसी चालक तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश का बहना क्या आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा? तो यहाँ पर भी याद रखिए कि आवेश का बहना आवेश की मात्रा पर निर्भर न करके एक अन्य कारक पर निर्भर करता है जिसको हम बोलते हैं वैद्युत विभव। तो ये यहाँ पर एक शब्द हम ले रहे हैं वैद्युत विभव। तो जिस प्रकार जल का बहना दाब पर निर्भर करता है, ऊष्मा का बहना ताप पर निर्भर करता है, उसी प्रकार से आवेश का बहना वैद्युत विभव पर निर्भर करता है। तो किस वस्तु से किस वस्तु की ओर आवेश जाएगी? तो इसमें भी वही नियम लागू होता है कि हमेशा आवेश का जो बहना, आवेश का बहना ये निर्भर करता है वैद्युत विभव पर, और ये अधिक वैद्युत विभव से कम वैद्युत विभव वाली आवेशित वस्तु की ओर आवेश बहेगा। और कब तक आवेश बहेगा? जब तक कि दोनों आवेशित वस्तुओं का वैद्युत विभव समान न हो जाए। अब यहां पर हम थोड़ा सा बात करें कि भाई आवेशों का बहना वैद्युत विभव पर निर्भर करता है। अधिक वैद्युत विभव से कम वैद्युत विभव वाले चालक की ओर आवेश बहता है, और जब तक कि दोनों का विद्युत विभव समान न हो जाए तब तक ये आवेश बहता है। तो अब हम ये देखें कि किसको हम अधिक वैद्युत विभव बोलेंगे, किसको हम कम वैद्युत विभव बोलेंगे। तो इसके लिए जिस प्रकार से हम गणित में पढ़ते हैं संख्या रेखा, उसको आप हमेशा ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए संख्या रेखा में हम एक रेखा लेते हैं, बीचों बीच के बिंदु को शून्य मान लेते हैं। इस ओर चलने पर धनात्मक राशियां मिलती है 1, 2, 3, और आगे बढ़ने पर अधिक धनात्मक मिलता जाएगा। दूसरी ओर जाएंगे तो -1, -2, -3, इधर जाएंगे तो उतने ज्यादा ऋणात्मक होता जाएगा। तो जैसा हमको मालूम है कि कोई भी आवेशित वस्तु है तो आवेशित वस्तु को हम दो प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, या तो धनावेशित कर सकते हैं या दूसरा ऋणावेशित। तो याद रखिए कि अगर हम किसी वस्तु को धनावेशित करते जाएंगे तो उसका विद्युत विभव कहलाएगा धनात्मक। यानी धनात्मक अगर कोई आवेशित वस्तु है तो उसका विद्युत विभव को बोलेंगे धनात्मक विद्युत विभव। और जितना ज्यादा इसको धनावेशित करते जाएंगे उतना ही इसका धनात्मक विद्युत विभव बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से इसको अगर हम देखें
कि मान लीजिए कोई वस्तु ऋण आवेशित है, तो ऋण आवेशित वस्तु का वैद्युत विभव ऋणात्मक वैद्युत विभव कहलाएगा। जैसे इसका विद्युत विभव को हम धनात्मक वैद्युत विभव बोले, वैसे ऋण आवेशित वस्तु का विद्युत विभव को ऋणात्मक वैद्युत विभव कहा जाता है। और इसको भी जितना ज्यादा ऋणात्मक करते जाएंगे, यानी जितना अधिक ऋणावेशित करते जाएंगे, उसका विद्युत विभव उतना ही ऋणात्मक होता जाएगा। यानी इस ओर जितना ज्यादा ऋणात्मक होता है उतना ही ज्यादा ही ऋणात्मक होता जाएगा। उसी प्रकार इसको जितना ज्यादा धनावेशित उसका विद्युत विभव उतना ही बढ़ता जाएगा, और उसको जितना ज्यादा ऋणावेशित करता है उतना ही विद्युत विभव कम होता जाएगा। तो ये हमको समझ में आ गया कि धनावेशित वस्तु का विद्युत विभव को धनात्मक और इसको हम ऋणात्मक बोलते हैं। अब कौन सा विद्युत विभव अधिक होगा? तो जैसे यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी होती है, तो जो इस तरफ जाएगी, हम कोई भी यहाँ पर दो बिंदु ले लें, जैसे यहाँ पर दो बिंदु ले लें, तो ये बड़ी है, ये उससे छोटी है, इन दोनों को ले लें, ये बड़ी है, ये छोटी है, इन दोनों को ले लें, अर्थात कोई भी दो बिंदु ले लें, तो हम लोग को मालूम है कि अगर हम धन वाली राशि को देखें और ऋण वाली राशि को देखें, निश्चित रूप से धन वाली राशि बड़ी है। उसी प्रकार यहाँ पर देखें, एक धनावेशित कोई चालक आवेशित पदार्थ, एक ऋण आवेशित है, तो इसका विद्युत विभव अधिक होगा, इसका विद्युत विभव कम होगा। तो अगर हम इनको चालक तार से जोड़ दें, इस प्रकार से जोड़ दें, तो अधिक विद्युत विभव आवेश का जो प्रवाह, जैसा हमने अभी देखा, आवेश का प्रवाह अधिक विद्युत विभव वाले आवेशित पदार्थ से कम विद्युत विभव वाले आवेशित पदार्थ की ओर होता है। तो यहाँ पर इसका विद्युत विभव धनात्मक होने के कारण इसका विद्युत विभव अधिक है, ऋणावेशित होने के कारण इसका विद्युत विभव कम है। तो जैसे हम इसको चालक तार से जोड़ेंगे, तो आवेश का जो प्रवाह होगा अधिक विद्युत विभव वाली राशि से कम विद्युत विभव वाली राशि को होगा। तो इस प्रकार अगर इसको चालक ए, इसको चालक बी माने, तो यहाँ पर आवेश का प्रवाह अधिक से कम विद्युत विभव वाले आवेशित पदार्थ के होगा, अर्थात चालक ए से चालक बी की ओर। तो एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित, तो आप सीधे तौर पर बोल सकते हैं कि आवेश धनावेशित वस्तु से ऋणावेशित वस्तु की ओर बहेगी। लेकिन अगर हम दो धनावेशित, ये भी धनावेशित चालक पदार्थ है, ये भी धनावेशित है, तो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दोनों में आवेश विद्युत विभव किसका अधिक है। तो यहाँ पर विद्युत विभव जिसका अधिक होगा, वहां से कम विद्युत विभव वाले आवेशित चालक की ओर आवेश का प्रवाह होगा, जब तक कि दोनों का विद्युत विभव समान न हो जाए। यहाँ पर भी दोनों का विद्युत विभव समान न हो जाए। उसी प्रकार ऋणावेशित दो वस्तुओं को ले लें, तो अगर उन दोनों का विद्युत विभव अंतर है, तो आवेश का प्रवाह अधिक विद्युत विभव वाली आवेशित वस्तु से कम विद्युत विभव आवेशित वस्तु की ओर होगा। अच्छा, यहां पर देखिए एक बीच में बिंदु आता है शून्य। तो जैसे अभी हम धनावेशित पदार्थों की बात किए, ऋणावेशित पदार्थों की बात किए, इसमें एक हो सकता था, जैसे धनावेशित है, किसी पदार्थ को हमने धनावेशित किया हुआ है, एक स्थिति है, कोई पदार्थ को हमने ऋणावेशित किया हुआ है, एक उसकी स्थिति है। एक और इनमें बीच में स्थिति हो सकता है कि एक ऐसा पदार्थ है जो कि आवेशित नहीं है, न तो धनावेशित है, नहीं ऋणावेशित। तो याद रखिए, इसका विद्युत विभव धनात्मक यानी अधिक माना जाता है, इसका विद्युत विभव ऋणात्मक यानी कम माना जाता है। लेकिन इसका विद्युत विभव चूंकि आवेशित नहीं है, तो इसका विद्युत विभव हम शून्य बोलेंगे। यानी ऐसी वस्तु जो कि न तो धनावेशित हो न ही ऋणावेशित, अर्थात अनावेशित हो, तो उसका विद्युत विभव हमेशा शून्य माना जाता है। अच्छा, धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित कैसे होती है, ये हमने पहले देखा हुआ है कि अगर किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो वस्तु धनावेशित कहलाती है। किसी पदार्थ में अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर से दें तो वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अब हमें यहाँ पर एक बात करना है, अगर हम पृथ्वी को देखें, पृथ्वी, तो पृथ्वी का हम विद्युत विभव किस प्रकार हम माने, तो याद रखिए, जैसे ये हमारा एक ये पृथ्वी, कोई वस्तु धनावेशित कैसे होती है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन को निकाले, तो मान लीजिए इस वस्तु पृथ्वी में से हम कुछ इलेक्ट्रॉनों को निकाल लें, इलेक्ट्रॉनों को, तो क्या ये पृथ्वी धनावेशित हो जाएगी? नहीं, क्योंकि पृथ्वी इतना बड़ा है कि उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल भी लें तो हम उसको धनावेशित हो गया नहीं बोल सकते। उसी प्रकार इसका उल्टा करें,
हम पृथ्वी में कुछ इलेक्ट्रॉनों को बाहर से उस पर दे दें। तो अगर बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन देंगे तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमने बाहर से उसको इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसको वस्तु ऋण आवेशित हो गई है, क्योंकि पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि उससे निकाले गए या उसको दिए गए इलेक्ट्रॉनों की जो मात्रा होती है बहुत ही नगण्य होती है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे एक कोई सागर है और सागर में से अगर हम कोई 1 लोटा पानी को वहां से निकाल लें या 1 लोटा पानी वहां पर सागर में ले जाकर डाल दें तो हम सागर का जो पानी है वो बढ़ गया या फिर घट गया ऐसा नहीं बोल सकते। तो ठीक इसी प्रकार पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन को निकालने या पृथ्वी को कुछ इलेक्ट्रॉन देने पर उस पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन लगभग नगण्य होता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी को न तो हम धनावेशित भी नहीं कर सकते और ऋणावेशित भी नहीं कर सकते, अर्थात पृथ्वी का वैद्युत विभव को हमेशा हम मानेंगे शून्य, ये जो बीच की स्थिति थी। तो याद रखें पृथ्वी का वैद्युत विभव शून्य होता है। हम कुछ उदाहरण यहां पर देखें, जैसे मान लीजिए यहां पर एक कोई धनावेशित वस्तु है और इस धनावेशित वस्तु का जो संपर्क हम पृथ्वी से कर दें तो याद रखिए पृथ्वी के लिए हम एक ऐसे इस प्रकार से सिंबल बनाते हैं। इसका मतलब ये पृथ्वी, तो यहां पर चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक धनावेशित वस्तु को हमने चालक तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया हुआ। अब यहां पर देखिए क्या आवेश इस वस्तु से पृथ्वी की ओर जाएगा या पृथ्वी से आवेश बहकर इस वस्तु तक आएगा। तो सबसे पहले हम जब कभी भी हमारे दिमाग में हो क्योंकि आवेश इससे जाएगा दूसरे से पहले जाएगा या आवेश बहेगा कि नहीं बहेगा, तो सबसे पहले तो हम इस बात पे सोचें तो हमको सबसे पहले सोचना है कि भी आवेश बहेगा कि नहीं बहेगा। तो आवेश बहेगा कि नहीं बहेगा इसके लिए हमको देखना है कि क्या दोनों वस्तुएं जिनको चालक तार के द्वारा जोड़ा गया है कि दोनों का वैद्युत विभव में अंतर है क्या। अगर अंतर है तो निश्चित रूप से आवेश बहेगा, अगर दोनों का वैद्युत विभव समान है तो आवेश नहीं बहेगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं, तो ये वस्तु धनावेशित है और ये जो पृथ्वी है तो हम लोग जैसे अभी देखे कि पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य, तो ये इसका विद्युत विभव शून्य और इसका विद्युत विभव धनात्मक। तो अगर हम संख्या रेखा को देखें तो शून्य और उसके बाद इस तरफ धन संख्या, धन संख्या बड़ी होती है शून्य से, तो इसका विद्युत विभव ये अधिक है और इसका विद्युत विभव कम है, तो ये अधिक वैद्युत विभव और इसका विद्युत विभव कम। तो हम लोग अभी देखे हैं कि आवेश का जो प्रभाव होता है अधिक विद्युत विभव वाले चालक पदार्थ से कम विद्युत विभव वाले चालक पदार्थ के ऊपर, तो आवेश बह के यहां से यहां जाएगा। तो हम लोग देखेंगे जब इसका आवेश, अच्छा कब तक आवेश बहता है, जब तक विद्युत विभव शून्य ना हो जाए। तो याद रखिए इसका विद्युत विभव तो शून्य ही रहेगा, तो इसका विद्युत विभव भी एक समय के बाद में विद्युत विभव इसका शून्य हो जाएगा। तो शून्य विद्युत विभव इसका है मान लीजिए, तो इस पर कोई आवेश नहीं होगा। तो हम देखेंगे धीरे धीरे एक समय पश्चात इसका पूरा धनावेश बहकर पृथ्वी में चले जाएगा। तो उस स्थिति पर इस पर किसी भी प्रकार का धनावेश नहीं होगा, तो किसी प्रकार धनावेश नहीं होगा तो इसका विद्युत विभव शून्य। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका विद्युत विभव अधिक था तो यहाँ का आवेश बहकर पृथ्वी में चला गया और इसका विद्युत विभव शून्य हो गया और पृथ्वी का विद्युत विभव भी शून्य। तो एक हमारे दिमाग में आता है कि ये हमारे पर ये सोच है कि हम हमेशा कह सकते हैं कि किसी भी धनावेशित वस्तु को अगर हम पृथ्वीकृत कर दें यानी पृथ्वी से जोड़ दें तो उसका समस्त धनावेश पृथ्वी पर चला जाता है। क्या होगा अगर यही हम क्रिया को ऋण आवेशित वस्तु के साथ करें, तो यहाँ पर ये मान लीजिए ऋण आवेशित वस्तु है और उसको हमने जोड़ दिया पृथ्वी के साथ में, पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य है और इसका विद्युत विभव ऋणात्मक। तो अब यहाँ पर फिर से देखें संख्या रेखा को, तो शून्य से जो ऋणात्मक जो संख्या होती है छोटी होती है, अर्थात ये विद्युत विभव इसका कम है और शून्य उससे बड़ा हो गया तो ये विद्युत विभव इसका अधिक। तो यहाँ पर इस स्थिति में जो आवेश का प्रभाव होगा अधिक विद्युत विभव से कम विद्युत विभव के होगा। तो आवेश यहां से बह के यहां जाएगा और कब तक जाएगा, जब तक ये दोनों का विद्युत विभव समान हो जाए। तो इसका विद्युत विभव तो जीरो ही रहना है, तो अर्थात इसका विद्युत विभव एक स्थिति के बाद में शून्य हो जाएगा। तो शून्य हो जाएगा इसका मतलब इसका आवेश चला जाएगा।
तो ये जब अनावेशित हो जाएगा तभी इसका विद्युत विभव शून्य होगा। तो एक समय के पश्चात इसका ऋणावेश यहाँ का गायब हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी अधिक विद्युत विभव वाला था, तो यहाँ से आवेश बह के यहाँ पर गया है इस आवेशित वस्तु पर, और एक कब तक गया, जब तक कि दोनों का विद्युत विभव समान न हो जाए, अर्थात इसका इस पे ऋणावेश सब इसका गायब हो गया